और लिखने वाले हैं गिव्स क्या इसका सिंबल क्या होता है? गिव्स फ्री एनर्जी का सिंबल डेल्टा जी होता है और इसका मतलब होता है कि कोई भी सिस्टम हो, सपोज कीजिए एक बेस्ट एग्जांपल इसको समझने के लिए अपना मोबाइल ले लीजिए, ठीक है। ये मोबाइल भी हटाइए, आप लोग घर पे आते हो, घर से जब चलते हो यहाँ कोचिंग करने के लिए, तो एक तो आपका फेयर लगता होगा आने जाने का, कुछ खाने पीने का ले लो, तो मान लो मम्मी ने अगर 200 रुपये दिए तो 100 रुपये तो खर्चा हो गया आने जाने में, 50 रुपये खाने पीने में, बचा कितना? 50। तो 150 रुपये तो हर हाल में खर्च होगा ना, कि नहीं होगा? तो बचा कितना जो फालतू खुराफात काम करोगे? 50। दैट 50 रुपीज इज नोन एज फ्री एनर्जी। क्या कहलाता है? फ्री एनर्जी। यानी जो टोटल अवेलेबल एनर्जी है 200, उसमें से 150 मैंडेटरी है कि खर्च होना ही है, राइट? तो 150 आपने उसमें से खर्च कर दिया, तो जो बचा हुआ एनर्जी है, आई मीन दैट इज 50, उसी से हम कुछ और काम करेंगे एक्स्ट्रा, एंड दैट इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी। सो गिव्स फ्री एनर्जी को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जो टोटल अवेलेबल एनर्जी होती है उसको बोलते हैं टोटल अवेलेबल एनर्जी, में से माइनस करेंगे नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसको? मतलब जो खर्च हो जाए, उससे हमको मतलब नहीं है, तो वो हो गया हमारा E डेल्टा S। इसको बोलते हैं नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये है टोटल एनर्जी, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? अवेलेबल एनर्जी। समझ में आ गया? तो मैं लिखने वाला हूं उसको, और इस इक्वेशन का नाम जानते हो क्या है? गिब्स-हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या नाम है बोलो? गिब्स-हेल्महोल्ट्ज। लिख लो यहाँ। This equation is called Helmholtz equation। ध्यान से समझिएगा। तो ये जो गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू है, उसमें इसका मतलब लिखना है, इसका मतलब लिखना है यहीं पे, और इसका मतलब लिखना है यहाँ। तो ये है हमारे पास अवेलेबल या यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यूजेबल फॉर्म ऑफ क्या? और बेटा ये क्या हो जाता है? टोटल अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। और ये हो जाएगा नॉन यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। अब यहां पे एक सवाल आता है, आपको प्रेडिक्ट करना है इसका फायदा क्या है। इससे ये बताना है कि कोई प्रोसेस आपका स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, या इक्विलिब्रियम में है, या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब देसी लैंग्वेज में जान लें कि हाँ सर ये काम हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब सर ये काम नहीं होगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम का मतलब 50-50, राइट। यानी अगर कोई रिएक्शन पॉसिबल है तो उसको स्पॉन्टेनियस बोलेंगे, अगर वो रिएक्शन नहीं होगा उसे, और अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो उसे डेल्टा जी जीरो बोलेंगे। समझ में आ गया? तो सुनिएगा हमारी बात, यहां पर स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन जीरो होना चाहिए, यानी ये वैल्यू किसमें होगी? नेगेटिव। और इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। और यहां पर इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? ऑलराइट, बात समझ में? तो बेटा ये क्वेश्चन है। अब इस पे डिफरेंट साइन कन्वेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको सिखा दे रहा हूं। लेकिन स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। तो लिखिए ना, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जल्दी लिखिए। एक्सप्रेस करो।
वह बात है भाई, बोलना यार, खड़ा होकर जाके वहां पे आवाज यहां तक आ रही है, बाहर बात हो रहा है। चलो देखो, यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा ई, इसका साइन होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है प्रोसेस, पॉसिबिलिटीज बताओ। आपके पास ये फॉर्मूला है, दिस इज योर डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा एस। याद रहेगा? अब आइए आगे देखते हैं, वन बाय वन हम क्वेश्चन बनाते हैं। एग्जाम में आपको सवाल कैसे आते हैं देखना, सीख लो चीजों को। बेटा सबसे पहला सवाल बनेगा, आपको एक चीज सिखाना है, डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन, और वो रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है? और अगर ये नेगेटिव है, दैट इज लेस देन 0, तो उसे हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे जी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंथैल्पी चेंज। क्या बोलेंगे? एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? बोलो चलो बेटा, यहां देखो, सबको अच्छे से देखो। सबसे पहले मैंने यहां पे साइन लिख दिया, डेल्टा एच का क्या? इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्शन हमारा क्या है? एग्जैक्टली। क्या ये बात सही है? मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये हमारा पहला केस होगा। बोलो बेटा। यस सर। और यहां पर भी मैंने पॉजिटिव साइन दे दिया, एंट्रोपी। तो यहां ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तब ये वाली वैल्यू कब ज्यादा होगी? जब टेंपरेचर हाई करेंगे तब, या लो करेंगे तब? ये वाली वैल्यू ज्यादा करना है, बढ़ाना है। तो टेंपरेचर बढ़ाओगे ना, तब तक ये वैल्यू बड़ी होगी। जब ये बड़ी होगी तो ये वैल्यू प्रोडक्ट किसमें आ जाएगी? माइनस में। तो ये मान लो ये -6 हो गया और ये -4 हो गया, तो रिजल्टेंट कितना आया? तो ये माइनस वाली वैल्यू कब आई? टेंपरेचर हाई करने पे आई या लो करने पे आई? तो बेटा आपका क्वेश्चन का आंसर पे और से देखिएगा, जब आप ये लिखोगे और यही लिखोगे एट हाई टेम्परेचर, तो ये प्रोसेस हमारा किसमें आएगा? नेगेटिव। जैसे नेगेटिव आया, हमारा प्रोसेस क्या हो गया? कंटीन्यूअस। एग्जैक्टली राइट। ये बात सबको समझ में आ रही है? नहीं आ रही है बेटा? यहीं पे दूसरा काम ध्यान से, ये हमारा एक नंबर केस है। केस नंबर 2, हमने यहां पर पॉजिटिव रखा। यस, क्या चीज? डेल्टा एच। रिएक्शन, ये प्रोसेस क्या होगा? एंडो। ये भी पॉजिटिव ही रहता, बट एट लो। तो अब ये टेंपरेचर जब हम लो करेंगे तो ये भी, ये माइनस वाला कम हो जाएगा, प्लस वाला। अब ये उल्टा हो गया, मान लो ये हमने 6 कर दिया और इसे 5 कर दिया, तो रिजल्टेंट +1 आएगा या -1 आएगा? तो जब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो वो स्पॉन्टेनियस होगी क्या नॉन स्पॉन्टेनियस? तो आगे समझ में सबको क्लियर है? एट लो टेम्परेचर। मियां बेटा समझ में? यही सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई थिंक आप बता दो आराम से। इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा? ये जो डेल्टा एच प्लस सेकंड है ग्रेटर देन 0, दिस इज आल्सो ग्रेटर देन 0। बोलो, दिस इज लेस देन 0 एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेटर देन 0। राइट और रॉन्ग? राइट सर। अब आप थर्ड केस में हम आपसे ये बात करेंगे, अगर हमारा ये वैल्यू एक्सोथर्मिक हो, क्या हो? इसका मतलब दिस इज लेस देन 0। बच्चों, और ये वाली भी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव है सर। ये वाली वैल्यू क्या हमारी? पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रेटर देन 0। एग्जैक्टली राइट, इट इज ग्रेटर देन 0 है। बहुत अच्छा, सुनिएगा हमारी बात। हम आपको यहां लेके आते हैं,
ये माइनस आ गया, ये प्लस है, तो यार -5 और -6 जोड़ो, या -2 और -1 जोड़ो, या -7 या -8 जोड़ो, आएगा क्या हमेशा? तो क्या ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? क्या आप यहाँ कहेंगे कि सर टेम्परेचर हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? नहीं कहेंगे आप, हमारी बात तो समझ रहे हो? तो बेटा यहाँ लिखना है कि सर ये वाली वैल्यू ऑलवेज क्या है? नेगेटिव। एट, यहाँ लिखो एट एनी टेम्परेचर, बोलो ना? नहीं ऐसा नहीं, तो प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। क्लियर हो गया? आपने इसको माइनस कर दिया था और इसको क्या किया था? प्लस। अब देखिए फोर्थ स्टेप में देखिए, सी एवरीबॉडी प्लीज, अब मैं इसको फिर माइनस रखूंगा और अब मैं इसे क्या करूंगा? माइनस करूंगा। से प्लीज, अगर ये माइनस है तो ये हमारा रिएक्शन क्या हुआ? एक्सो। और ये हमारा डेल्टा एस क्या हो गया? माइनस हो गया। यस सर। तो यार यहाँ माइनस और माइनस, और ये क्या है? आपका ये माइनस है ना? यस सर। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बोलो? यस सर। तो जब ऐड करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस हो जाएगा। तो अब हमको माइनस को हाई करने के लिए टेम्परेचर हाई करना होगा या लो करना होगा? हाई नहीं, लो करना होगा, तब ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, बोलो ना? यस सर। देखिए आंख से देख के बोला करो, ठीक है? आ रहा नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। फिर से सुनो दोबारा, ये चीज क्या है? माइनस में है तो ये क्या हो गया? माइनस, उसके बाद वाला साइन में क्या है? तो माइनस और माइनस मिलके क्या होगा? ये पूरी वैल्यू प्लस हो गई और ये वैल्यू माइनस में है, तो माइनस को हाई करने के लिए हमें इसको क्या करना होगा? कम करना होगा, और ये कम कब होगा? जब टेम्परेचर से रिलेटेड है ना वो। यस सर। तो टेम्परेचर को लो रखना होगा, हम धीरे धीरे टेम्परेचर घटा के देखेंगे, जिस पे माइनस, जिस पे रिएक्शन हो जाएगा जिस लो टेम्परेचर पे, वही टेम्परेचर रख देंगे, बोलो? यस सर। नहीं ऐसा नहीं, तो इसका मतलब हुआ एट लो टेम्परेचर पे ये अगेन वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव। सो द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन यहीं पे आप एक काम करें, यहाँ पे आप काम करें, माइनस लिखिए, एक्सो लिखिए, और यहाँ क्या करते हैं? माइनस लिख के बट एट हाई टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो जाएगा और प्रोसेस क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। एग्जाम में आएगा, बता दोगे ना तुम लोग? यस सर। ये एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ है, देखना घर जाके, किताब अगर आप ठीक से पढ़ोगे तो मिल जाएगा, और यही सब सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? क्लियर है भाई सर? यहाँ 6 में अब हम क्या करें? प्लस प्लस हो गया, प्लस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस हो गया, बोलो? यस सर। कोई और चांस बनेगा? प्लस और माइनस, इसको मैं क्या करता हूँ? प्लस दैट इज ग्रेटर देन 0, बोलो? यस सर। और ये क्या करते हैं? माइनस। माइनस, ऐसा तो नहीं हुआ ना प्लस और माइनस? अब आगे समझे? तो प्लस और माइनस करोगे तो ये प्लस है और उधर तुमने माइनस कर दिया, मेरा मतलब यहाँ पे प्लस है ये, और ये वैल्यू माइनस की, तो ये पूरा का पूरा प्लस हो गया ना? यस सर। तो तुम टेम्परेचर बढ़ाओ चाहे घटाओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। अरे आ रहा है समझ में क्या? यस सर। तो क्या लिखें? नेगेटिव एट एनी टेम्परेचर, बोलो? यस सर। और ये पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। सबको समझ में आ गया बेटा? यस सर।
डन? डन है? जल्दी करो। चलिए आप देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़ेंगे आप लोग? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बेटा, ज्यादातर क्वेश्चन इसमें स्टेटमेंट से आता है, बस कोई कैलकुलेशंस नहीं है बहुत ज्यादा। बट एक बात जानिए, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया, इन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को प्रूफ किया, ठीक है। और ये कहा कि जितना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है वो इरिवर्सिबल होता है। क्या होता है? इरिवर्सिबल। उसी को दूसरे लफ्जों में इन्होंने कहा कि जितना दुनिया के अंदर इरिवर्सिबल प्रोसेस है या जितना नेचुरल फेनोमेनन है वो इरिवर्सिबल है। क्या है? नेचुरल फेनोमेनन में क्या क्या आ जाती है? जैसे बारिश का होना ऊपर से नीचे की तरफ होता है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी। बोलो। टेम्परेचर का फ्लो होना हाई से लो की तरफ होता है, नेचुरल फेनोमेनन है। नहीं समझ रहे हमारी बात? इंसान दुनिया में आता है, चीज़ें जब न्यूली बॉर्न होती हैं फिर वो लास्ट में एंड हो जाती हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो बहुत सारी चीज़ों पे जब गौर करेंगे आप तो ऑल नेचुरल फेनोमेनन्स आर स्पॉन्टेनियस। तो यूनिवर्स के अंदर जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उससे उसकी एनर्जी लगातार बढ़ती रहती है। क्या होती रहती है? बढ़ रही है एनर्जी, इसलिए उसका एंट्रोपी दिन पर दिन क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो पूरे दुनिया के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसमें दो चीज है, सिस्टम और, तो सिस्टम और सराउंडिंग के एनर्जी को जब तुम जोड़ोगे तो वो ग्रेटर देन जीरो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ग्रेटर देन जीरो आएगा, साबित करने वाला हूं अभी। और इसी वजह से ग्रेटर देन जीरो आएगा तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो हो गई इस सिस्टम और सराउंडिंग को जोड़ने पर, जिसको हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पहला पॉइंट आप नोट कर लें कि ऑल नेचुरल फेनोमेनन are irreversible in nature. Next point, all irreversible phenomenon are spontaneous. Next point, the entropy of universe always greater than zero. That is a spontaneous process. That is, बोलो,
एक लाइन में बताओ, एक लाइन में बताओ, यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या टोटल एंट्रोपी ग्रेटर देन जीरो होगी या लेस देन जीरो होगी या इक्वल टू जीरो होगी? पॉजिटिव होना चाहिए तभी तो होगा वो स्पॉन्टेनियस। बोलो। अच्छा एक चीज और देखो, सुनना आ रही है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपसे मेरा पहला सवाल है कि डेल्टा जी, और दूसरा सवाल है डेल्टा एच का साइन क्या होगा? सही पढ़ाया ना? डेल्टा जी हमारा क्या होगा बेटा? तो सही बात है। और ये क्या होगा? सॉरी, डेल्टा एस है ना? पॉजिटिव होगा। बोलो। ओके, भूलना मत इस चीज को। समझ में आ रही बात? सुनना भी एक चीज और, एंट्रोपी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एच बाई टी। बोलो ना। यस सर। क्या क्यू बाई टी? बोलो। यस सर। देख सकते हैं? तो अब आप यहां आइए, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लिखेंगे एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो? ग्रेटर। और यूनिवर्स को हम लिख सकते हैं एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। बोले बेटा, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो? ग्रेटर देन जीरो। राइट? बोलो। यस सर। ये इम्तिहान में ऑप्शन में दिया रहेगा, तो छोड़ के आ जाओगे? हाँ। हो गया? बेटा आगे चलो, जरा इसका देखो तो जल्दी से। ये बात आप अच्छे से याद रखना, इसको भूलना मत। ये टॉपिक हमारा होगा, ठीक है? अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पढ़ा रहे हैं वो समझो, दैट इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। उसको हम लोग केमिकल एनर्जेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। केमिकल एनर्जेटिक्स। चैप्टर का नाम है केमिकल एनर्जेटिक्स। केमिकल
थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री थियरी। बहुत आराम से देखिए आप, मैं आपको ट्रिक समझा दे रहा हूँ, सारे न्यूमेरिकल्स आराम से बनेंगे। आप कोई भी बुक पढ़िए, मजा आएगा आपको। कॉन्सेप्ट लेकिन जानना है, इसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं सिखा दे रहा हूँ एंड यू फील एट योर होम। थर्मोकेमिस्ट्री में हीट और केमिकल रिएक्शन के बीच रिलेशन बताया जाता है। तो इसमें एक टर्म आता है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्या आता है? बात समझ रहे हैं आप? थर्मोकेमिकल इक्वेशन में एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं वो पहले तो बैलेंस होता है। क्या होता है? बैलेंस होता है। और सबका फिजिकल स्टेट भी मेंशन होगा। फिजिकल अवस्था क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, आयन है, क्या है, और उसकी एनर्जी दिखानी होती है तो वो लॉस कर रहा है या गेन कर रहा है। बस अब एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा इस चैप्टर को पढ़ने का जो ट्रिक है। आपको यहां पर एक्सो और एंडो का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको कहा जाता है जिसमें से हीट। अब यहां दो बात करूंगा मैं, एक मैं उसको हीट के फॉर्म में दिखाऊंगा और एक एंथैल्पी के फॉर्म में दिखाऊंगा, और यही क्वेश्चन गलत होता है, यही लड़के गलती करते हैं। तो अगर आप हीट और एंथैल्पी का साइन कन्वेंशन समझ गए तो आपके सवाल आपके हाथ में है, और अगर आपको ये टीचर नहीं बताता ये छोटी सी बात तो लाइफ टाइम आप इसका प्रॉब्लम गलत करते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैं आपको इस शॉर्ट टाइम में सिर्फ वही चीज पढ़ा रहा हूं जो बिल्कुल जहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा या होता है। तो पहला कंडीशन, इस चैप्टर में घुसने से पहले इसका दरवाजा खोलते ही आपको क्या ये रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई साहब, राइट? और एक बात और याद रखना, 1 मोल वाली बात, क्या याद रखोगे? 1 मोल। जब भी कोई प्रोडक्ट बनेगा या तो 1 मोल बनेगा, या अगर कोई रिएक्टेंट टूट रहा है तो उसका 1 मोल टूटेगा। दो में से एक बात हो सकती है। तो 1 मोल वाला वर्ड ये नहीं भूलना। जैसे हीट, मान लीजिए कोई रिएक्शन आप कंबशन का करा रहे हो तो 1 मोल सब्सटेंस जब जलेगा तभी उसके हीट को लेंगे। 2 मोल, 4 मोल, आधा मोल जलेगा तो उसको नहीं लेंगे, उसको हम हीट ऑफ कंबशन नहीं बोलेंगे। जैसे हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल रहे हैं मेरे को, यानी केमिकल रिएक्शन कई तरह का होता है, उस केमिकल रिएक्शन को एनर्जी से रिलेट करके हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। समझ में आ गया? बोलो। yes, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लिखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, दैट इज कॉल्ड thermochemical equation and their representation. Thermochemical equation लिख लो, मैं बोल रहा हूँ, लिखो, मैं बोल रहा हूँ। thermochemical equation, बोलो। The chemical equation in which complete moles of reactant are used to form product and show their energy relation। क्या बेटा? बोर्ड पर देखो, representation of thermochemical equation से गौर से समझिएगा किसको कहेंगे और किसको आप नहीं कहेंगे। Let's see, हमारे पास एक एग्जांपल है जो आप अच्छे से जानते हो, and this is gas at room temperature। बोलो। फिर हमने यहाँ पे लिखा O2 and this is gas at room temperature, और यहाँ
टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर। और इसके अंदर यहाँ एक रिप्रेजेंटेशन करेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मान किया बाय द वे, क्योंकि ये कंबशन रिएक्शन है तो माइनस में आएगा और 289.5 है तो 1 से मान किया, ये आपको किलो कैलोरी एनर्जी देगा। लेट मी टू एक्सप्लेन द थिंग। अब यहाँ पर H2 यहाँ पर फिर यहाँ में वापस आ जाओ, थोड़ा सा इसको सही करके लिखना चाहता हूँ, बस मैंने सही कर दिया। और ये क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन माइनस 285 मान लेते हैं, थोड़ा सा घटा देते हैं। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि आप किसको कहेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन कौन है? क्या है? पढ़िए पहले डेफिनेशन पढ़ो। क्या लिखा हुआ है? कंप्लीट, यही है ना? यहाँ कितना मोल है इसका और यहाँ कितना दिखा रहा हूँ, तो गड़बड़ है ना? और यहाँ अगर एक है, दो कट गए, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, बोलो क्या समझ में आया? तो आंसर क्या हो? दिस इज द थर्मोकेमिकल इक्वेशन, दिस इज नॉट थर्मोकेमिकल। तो पहले बात तो ये सुनो, अब दूसरी बात सुनो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एच एंड क्यू। क्यू बोलते हैं हीट को और डेल्टा एच बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसकी कैसे पहचान होगी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग दिया आप अपने कॉपी में, इसको लिखने के बाद जल्दी फटाफट। Done? Yes. Now done. Heading. Representation of thermochemical equation. Representation of thermochemical equation. Thermochemical equation. मेरे हाथ पे करो देखो, इसको दो टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और दूसरा हीट। इसको बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और इसको बोलते हैं हीट। बहुत अच्छे से समझना बेटा। मान लो हमारे पास ये रिएक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, दो तरह के होंगे। एक का नाम होगा एक्सोथर्मिक और एक का क्या नाम होगा? बताओ। एंडोथर्मिक। बहुत तमीज से चीजों को सीखो, बिल्कुल बोन कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद आप किताब खुद पढ़ने लगो। पॉसिबल नहीं है कि सारी बातें डिस्कस करें, लेकिन ये पॉसिबल जरूर है कि इस चैप्टर का पढ़ने का तरीका क्या है, इस चैप्टर को आप घर पे कैसे पढ़ सकते हैं, या इस चैप्टर को समझने के लिए ऐसा क्या क्या टिप्स है सर, जिससे मैं अगर कुछ और भी टाइम निकाल के कहीं और से पढ़ूं तो बात समझ में आ जाए। मेरा मतलब वहां पे है। तो आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन को दो भाषा में, डेल्टा एच आर के टर्म में और क्यू के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसा कि आपको डेफिनेशन मालूम है एक्सोथर्मिक में
कि मान लीजिए ये कोई रिएक्टेंट है और जब ये रिएक्शन करेगा तो इसमें से क्या निकलेगा, पहले हीट निकलेगा। क्या निकलेगा? हीट। और जब ये हीट निकलेगा तब जाके ये प्रोडक्ट बना रहा है। तो एक इसी रिएक्शन को लिखने का तो तरीका ये हो गया। क्या मैं इसी को, ये हीट है हमारा, तो क्या मैं इसको इधर भेज सकता हूं? तो अब ये रिएक्शन कैसे हो गया हमारा, बताओ। बट यहाँ साइन कौन सा हो जाएगा और अब ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो गया। लेकिन हमने तो कहा था कि डेल्टा HR के फॉर्म में भी लिखूंगा इसको, तो वो जाने। ये रिएक्टेंट है कोई, जब हम इसको डेल्टा HR के फॉर्म में लिखेंगे तो ये रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड हैं और ये प्रोडक्ट के हैं। जब रिएक्टेंट का सारा बॉन्ड तुम तोड़ोगे, बॉन्ड जब ब्रेक होगा, बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। और बॉन्ड जब हम मेकिंग करेंगे तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। कंज्यूम हो गया, एब्जॉर्ब हो। बोलो, एब्जॉर्ब का साइन है प्लस, बॉन्ड मेकिंग में सॉरी रिलीज होगी, सॉरी बॉन्ड ब्रेकिंग में एनर्जी कंज्यूम होगी। क्या होगी बोलो? और बॉन्ड इसमें मेकिंग में एनर्जी रिलीज होगी। रिलीज का साइन माइनस होता है और इसका, तो यहां पर बॉन्ड तोड़ोगे तो ये साइन क्या है? प्लस, और ये क्या है? रिलीज। तो रिलीज वाली वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगी तो नेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो हम लिखेंगे वो हमारा माइनस में आएगा। इसमें आएगा एक्सोथर्मिक मतलब रिलीज। इसलिए याद रखना ये और ये कैसे पहचानेंगे हम सब, तो उसके लिए यहां पे सॉलिड है, ये O2 है, गैस है, और ये क्या बना के दे दिया? CO2 गैस। बोलो, हम अगर ऐसे लिखेंगे -583.4 किलो जूल, तो तुम समझ जाना ये माइनस अगर लिखा हुआ है तो समझ जाना यहाँ डेल्टा HR में नहीं लिखा है, ये क्यू है। क्या है बोलो? सॉरी प्लस, ये क्यू है हमारा। क्या है बोलो? और अगर इसी रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं CO2 और गैस, अब यहाँ पे एंथैल्पी लिख दिया मैंने और तब अगर वैल्यू लिख रहा हूँ माइनस 583.4 किलो जूल, तो ये दोनों के दोनों वैल्यू दूसरे को उल्टा साइन हो गया। बोलो, ये दोनों करेक्ट रिप्रेजेंटेशन किसका हो गया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। बात समझ में आ गई? नहीं आई समझ में? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कितने लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना सिखाया? कौन कौन? प्लस और माइनस। नहीं आ समझ में? अब ये बात आप समझ में आ गई। इसी का उल्टा आएगा, जस्ट रिवर्स। क्या है ये है, इसमें हीट देंगे तो क्या बनेगा? बोलो, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं फिर? हीट माइनस Q कर देंगे। बोलो, तो एंड हो जाएगा। बोलो ना। और फिर इसी को हम क्या करेंगे बेटा? अब हम यहाँ पे प्लस डेल्टा HR लिखते। बोलो, तो तुम समझ चुके हो कि ये सर एंडोथर्मिक का रिप्रेजेंटेशन है हमारे। अब एक चीज और जानो, ऑल फॉर्मेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक, ऑल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। बोलो, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। बोलो, तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें आपको पूरा याद होनी चाहिए। अब यहां बताइए, ये ऑल कंबशन रिएक्शन इसी के अंदर आ जाएगा। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक्सेप्ट, ये ध्यान में आता है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है और O2 से रिएक्शन कराओगे तो ये N2O बनाएगा। तो ये रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है बोलो? ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड। हालांकि ये भी एक कंबशन है बट ये एक्सेप्शन है। ड्यू टू मल्टीपल बॉन्ड इट बिहेव्स एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमारे नहीं आ समझ आगे बता रहे हो बात बता।
थोड़ा सा रह गया। अच्छा चलो, जब नहीं पढ़ाऊँ तो वीडियो पोस्ट कर दें यहाँ से या वहाँ से, यहाँ से तो दोबारा थर्मो केमिकल रिएक्शन या सॉरी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, हेडिंग दीजिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व, ऐसे लिखना है, द अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व कैसे involve IN, the amount of heat involve, इसका मतलब निकलना और एब्जॉर्ब होना दोनों हो सकता है। इन्वॉल्व है ना, नॉट इवॉल्व, ई नहीं है, आई है। क्या है बोलो? आई। इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन so as to consume total moles of reactant in a balanced chemical equation. Consume total moles reacted in a balanced chemical equation. In a balanced chemical equation या reaction बोलो, क्लियर है? नहीं आया सर में, आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो जरा सा कि हीट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे मान लो A प्लस बी, और मैंने ऐसे लिखा, यहाँ पे गैस लिखा, यहाँ पे सॉलिड लिखा, और ये AB हो गया, बोलो, और ये फिर गैस बना बाय द वे, और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है -58 किलो जूल, आपने कौन सा मैंने लिखा है 58 किलो जूल, इसको बोला जाता है हीट ऑफ रिएक्शन। क्या बोला जाता है बोलो? हीट ऑफ रिएक्शन बोला, ये ध्यान में रखना। समझ आ गया? फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, factors affecting enthalpy of reaction, factors affecting enthalpy of क्या बेटा? reaction। factors affecting क्या? नंबर वन, इधर देखिए, ध्यान से यहां समझिएगा। जैसे पहला होगा फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट की बात करें, H2 है, गैस है, O2 है, गैस है, और ये देखो वाटर बनाया, यहाँ पे ये लिक्विड बनाया, तो इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू बाय द वे -289.5 किलो कैलोरी। समझना? हमने अब क्या किया, यहाँ फिजिकल स्टेट बदल दिया। बेटा देखना इधर, ये फिजिकल स्टेट बदल गई, क्या हो गया ये? सही है? नहीं बच्चों, समझो, क्या दोनों का हीट ऑफ रिएक्शन सेम होगा या अलग अलग होगा? इसको गैस मान लेते हैं, बताओ, अलग होगा ना। इसका अर्थ होता है कि अगर सेम रिएक्शन का फिजिकल स्टेट अगर आप बदल देते हो और तब रिएक्शन कराते हो तो हीट कुछ और निकलेगा। नहीं ऐसा होता, तो ये हो जाएगा माइनस, मान लो 295.5 किलो कैलोरी। ये मैंने अपने लिखा है, ये कंबशन होगा, राइट?
एक बात ये होगी। बात नंबर 2, अगर आप रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा देते हैं, क्या बढ़ाते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर आप चेंज कर दो तो डेल्टा एच भी चेंज हो जाएगा। कैसे सर? बोर्ड पर अगर आपने H2 डैश लिखा, 2 लिखा और यहाँ पे 2H2 लिख दिया, क्या आ गया? और यहाँ पे 2 लिख दिया। तो अब जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा नया वाला, उसमें 2 से क्या हो जाएगा? इस वैल्यू के साथ 289.5 किलो कैलोरी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? तो अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा या घटेगा। जल्दी कीजिए, 2 बात। नेक्स्ट लिखो, डाल लिया? ये लिखा? जल्दी करो, आगे देखो, कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट अगला है, अगर आप एलोट्रॉप्स ले लेते हो, क्या ले लेते हो? जानते हो एलोट्रॉप्स किसको कहते हैं? बताओ। एलोट्रॉप अपरूपता हिंदी में। नहीं, वो आइसोटोप्स है। एलोट्रॉप्स having same physical property, different physical properties, भौतिक गुण अलग हो और सेम केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। छापो कहीं पर ऊपर, एलोट्रॉप्स के आगे लिख लो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, हो गया। तो अगर एलोट्रॉप्स यूज करते हो, जैसे मान लो फॉर एलोट्रॉप, तीसरा फैक्टर था एलोट्रॉप, तो एनर्जी बदल जाएगी। देख बेटे एलोट्रॉप्स के केस, अच्छा सर ये देखो, यहाँ पे तुमने ग्रेफाइट ले लिया, क्या ले लिया भाई? और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिया और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। केमिकल रिएक्शन सेम है यार। इसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मान लो -x1 किलो कैलोरी है। तो अगर कहीं पे कार्बन के जगह पे अगर आप डायमंड का यूज करोगे ग्रेफाइट के जगह पे, तो इलेक्ट्रॉन को क्या बोलो बनेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, बट यार एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? ये -x2 आएगा किलो कैलोरी, समथिंग इज डिफरेंट, राइट? आया नहीं आया? अरे बात आई नहीं आई? मेरा मतलब समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? अगर सेम केमिकल सब्सटेंस है और उस रिएक्शन का फिजिकल स्टेट बदल गया तो डेल्टा एच बदल गया, नंबर ऑफ मोल्स बदल गया तो डेल्टा एच बदल गया, उसका नेचर अगर चेंज कर दे फिजिकल स्टेट का, केमिकल फार्मूला सेम रहे तो भी बदल जाएगा, बोलो। और तीसरी बात, सेम रिएक्शन को अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर पे कराओगे तो भी वैल्यू बदल जाएगी। नहीं आया समझ में? तो उस पर क्वेश्चन है। तो अगला इफेक्ट है टेम्परेचर। क्या है बेटा? लिख लो जल्दी, तारो इसको बताओ, नोट कर लेना।
डन। डन। आइए थर्मो, नेक्स्ट लिखिएगा टेम्परेचर, चौथा फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर याद देखिए आप। इसके लिए मान लीजिए गिवन टेम्परेचर में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन H1 है और T2 पर H2 हो गया, तो हम लिखने वाले हैं H2 H1 एंड डिवाइडेड बाय, चाहे ऐसे लिख लो, मान लो गिवन टेम्परेचर में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या R1 है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन R2 है, तो अब हम लिखेंगे डेल्टा H2 डेल्टा H1 डिवाइडेड बाय T2 T1 और ये बराबर होगा जानते हो किसके, Cp के। किसके हो जाएगा, Cp। तो समझ में आ रहा है कुछ, Cp याद आ रहा है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, अगर T1 पे किसी का चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय द वे E1 है और T2 टेम्परेचर करने से वो E2 हो जाए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, डेल्टा E2 डेल्टा E1 बोलो, और ये T2 E1 बराबर क्या होता है। आगे कुछ समझ में उतारो, इस पे क्वेश्चंस दे रहा हूं, एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, उतारो तो फिर न्यूमेरिकल बोलो। इसको किरचॉफ लॉ बोलते हैं, कौन सा, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ लिख लो, अब न्यूमेरिकल लिखवा रहा हूं। बोलो क्वेश्चन लिखो, हीट कैपेसिटी, देखो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ऑफ आयोडीन वेपर एंड आयोडीन सॉलिड, आयोडीन वेपर एंड आयोडीन सॉलिड, iodine R 0.031 and 0.055 कैलोरी पर केल्विन, कैलोरी क्या बेटा, पर केल्विन। इफ हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन, लिखो if heat of sublimation of iodine, if heat of sublimation of iodine is 22 kilocalorie per mole, sorry 24 kilocalorie per mole, 24 kilocalorie per mole at 200 degree Celsius, at 200 degree Celsius, then calculate the heat of sublimation at 250 degree Celsius. The heat of sublimation at कितना बेटा, 250 Celsius। सवाल बनाएंगे, यहाँ पे आपको एक चीज लिखना है, ये चेंज इन वैल्यू है, ये क्या है हमारा, भाई हम लोग यही लिखते थे ना यार, C डेल्टा T लिखते थे, बोलो यस सर। अब यहाँ पर ये चीज हमारा Cp हो गया, तो ये क्या चीज हो जाएगा, Qp हो जाएगा, बोलो। और Cp को क्या बोलते हैं, डेल्टा H।
ये समझ में? तो ये चेंज इन हो गया तो यहाँ पे डेल्टा का साइन लगेगा और यहाँ भी लगेगा। इसका मतलब हुआ कि Cp2 Cp1 और ये हो जाएगा Cb2 Cb1। अब क्वेश्चन देखो क्या है, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। सब्लिमेशन किसको कहते हैं? जब कोई चीज सॉलिड से गैस में, यही होता है ना? यस सर। सॉलिड के समय Cp कितना है? उस समय Cp कितना है? 0.055। 0. देखो ठीक से रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है 0.053 नहीं 0.055 सॉलिड का रेस्पेक्टिवली है ना? यस सर। क्या हाँ पहला किसके लिए? वेपर के लिए। हाँ तो ठीक है 55 राइट। और दूसरा 0.035 ठीक है बेटा। किलो कैलोरी क्या था? कैलोरी पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन। ठीक है, यहां से क्या निकल जाएगा? यहां से क्या निकलेगा? डेल्टा Cp ज्यादा कौन है? 0.55 और बताओ 0.0 कितना आया? 0.024 आया है? एक मिनट या अब एक काम करते हैं, आपके पास कितना टेम्परेचर है? अब आप बताइए जब T 200 था और T जब 250 होगा तो उस पर डेल्टा H पूछा जा रहा है, बोलो। और ये डेल्टा H1 गिवन है, बोलो कितना दिया हुआ है? ये 24 के आसपास है। यस सर। क्या कैलोरी पर मोल? अब ध्यान से समझना, तो फार्मूला क्या होगा? डेल्टा Cp बराबर डेल्टा H हायर टेम्परेचर पर और डेल्टा H लोअर टेम्परेचर पर, बोलो। यस सर। T2 माइनस T1 करोगे तो क्या आएगा? 50 सेल्सियस। 50 सेल्सियस को किस में बदल लेंगे? केल्विन में बदल लेंगे। नहीं ऐसा नहीं। तो 273 आप प्लस 50 जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा और 7 5 12 आ जाएगा, कितना होगा? 323। किस में आया? ये वाली वैल्यू हमारी कितनी थी? 0.024। यस सर। और ये वाली वैल्यू निकालनी है ना? यस सर निकाल। और ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है? 24। और ये वाली वैल्यू कितनी है? बोलो, इसको सॉल्व करना घर जाके, नहीं हो जाएगा? देखो डेल्टा डेल्टा H 250 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 बराबर 373 इंटू 0.024। बोलो ये माइनस 24 इधर आ जाएगा तो डेल्टा H 250 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 इंटू 0.024 और प्लस, बोलो यस सर। ये इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 24। इसको सॉल्व कर दो 30 हो गया। उतार लो इसको जल्दी, फिर आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन में किलो कैलोरी है या खाली कैलोरी है? 24 किलो कैलोरी या कैलोरी? तो किलो है तो 1000 आएगा ना, बोलो। अरे यार 1000 आएगा कि नहीं आएगा? सर यहाँ 1000 आ जाएगा। अब सवाल बनाना ना, यहाँ किलो कैलोरी बता दो।
डन हो गया? बोलो जल्दी करो। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। सो राइटर प्लीज। ऑन है ना? डन बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ थर्मो क्या? प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। ध्यान दीजिए, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। क्या बता रहा है? क्या डील करता है? देखिए, सबसे पहले इसमें दो लॉ पढ़ेगा। एक का नाम है लैप्लासियस लॉ। क्या? लैप्लासियस लॉ। और दूसरा नाम है हेस लॉ। अगर ये दो लॉ आप सीख गए तो थर्मोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आपको बन जाएगा। अब सीखिए वो क्या है। नंबर 1, फर्स्ट, व्हाट इज लैप्लासियस लॉ? इसका पूरे चैप्टर में यूज है। इन्होंने क्या कहा सुनिएगा, स्टॉप करिए लिखना, स्टॉप योर राइटिंग प्लीज। अगर कोई केमिकल रिएक्शन थर्मोकेमिकल इक्वेशन ए बी और ये सी प्रोडक्ट बना है और ये बैलेंस है, चाहे नहीं बैलेंस हो, उससे कोई बहस नहीं है, बस एक रिएक्शन है। उसका एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, मान लो माइनस 400 किलो कैलोरी पर मोल बाय द वैसे है। या मोल हटा दो, खाली एनर्जी दिया, समझना पड़ता। लैप्लास से कह रहे हैं कि अगर इसी रिएक्शन को आप पलट दीजिए, क्या करते? रिवर्स कर दीजिए। लैप्लास से आप कह रहे हैं तो अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? तो इसका साइन बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? बोलो साइन। अब ये क्या हो जाएगा? आगे समझ में? फिर लैप्लास से आगे चल के कह रहे हैं अपने लॉ में कि अगर आप पहले इक्वेशन में चाहे दूसरे इक्वेशन में n मोल से डिवाइड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या हो जाएगी? h की बदल जाएगी। तो मान लो इस इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2a हो गया, 2b हो गया और ये 2c हो गया। ठीक है? तो बेटा यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की वैल्यू अब जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? देखो ना, 2 से मल्टीप्लाई है ना, तो 2 सब में मल्टीप्लाई होगा ना भाई। और हीट ऑफ रिएक्शन में क्यों मल्टीप्लाई होगा सर? क्योंकि वो एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है बोलो? अमाउंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। बोलो नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है। तो यहाँ पर आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में माइनस लिखेंगे और जो बोले क्या करेंगे? 400 किलो कैलोरी करेंगे। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। आप सुनिए तीसरे के बाद चलते हैं। अगर आप इसको डिवाइड कर दें, मान लीजिए 4 से डिवाइड कर, तो क्या हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नया वो भी डिवाइड होगा? यस सर। ये 400 किलो कैलोरी जो है वो डिवाइड होगा 4 से। बोलो यस सर। आ गया समझ में सबको? नहीं आ समझ में? आ गया सर। तो ये ध्यान रखना, ये कौन सा लॉ है? लैप्लास। अब हेस लॉ ने क्या कहा सुनो। सपोज करो तुमको यहाँ से दिल्ली जाना है। कहाँ जाना? दिल्ली। तो यहाँ से तुम निकले बाहर,
कुछ एनर्जी खर्चा हुआ तुम्हारे बॉडी, रिक्शा या ऑटो पकड़े, कुछ पैसा दिए, बस स्टैंड गए, ट्रेन नहीं, पैसा लगा, फिर बस से पहुंचे खुर्जा, उतर गए, खाए पिए, फिर दूसरा बस पकड़ा, फिर पहुंचे गाजियाबाद, उतर गए, फिर पहुंचे दिल्ली, बोलो ना, फिर दिल्ली में उतरे, खाए पिए, फिर जहाँ जाना था वहाँ पहुंचे, टोटल खर्चा जोड़ो। और डायरेक्ट एक आदमी यहाँ से सीधे बोला चल मैं छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट कहीं उतरना नहीं है, मान लो चलो जहाज से गए, तो जहाज से जाने का खर्चा और यहाँ से जाने का खर्चा जो टुकड़े में गए हो सब बराबर होगा, समझ में आ रहा है? तब तो तुम बोलोगे सर रोज ले चलो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ एक बात बताई जा रही है कि अगर ए से बी, हम मान लो ये ब्लू से रेड लेना है, ये ब्लू रिएक्टेंट है, रेड हमारा प्रोडक्ट है, तो इस रिएक्शन से इस रिएक्शन होने में अगर 400 किलो जूल हीट लग रहा है, समझ आ गया? तो अगर यही रिएक्शन छोटे छोटे टुकड़ों में हो और तब यहाँ पर पहुंचे, तो उसमें जितना हीट लगेगा वो सारा हीट बराबर होगा उसके एक स्टेज के डायरेक्ट उसके हीट के बराबर। समझ में आ गया? नहीं आया समझ? हम कह रहे हैं कि हमको वहां से चल करके यहाँ तक आने में डायरेक्ट उड़ के आ गए, 200 रुपया खर्चा हुआ, फिर वहां से हम यहाँ आए, फिर यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, उतना ही खर्चा होगा, बोलो ना? ये किसने कहा? आ गया समझ में? के ऊपर से गया? तो वेरी सिंपल लैंग्वेज में इसको जानना। इसी को केमिस्ट्री में उल्टा सीधा लैंग्वेज टफ बना के बोला है, द समेशन हीट समेशन ऑफ द रिएक्शन व्हिच अकर्स इन अ वन स्टेप इज इक्वल टू द सेम रिएक्शन व्हेन अकर्स इन मोर देन वन स्टेप। तो आ जाओ डन। चलिए आगे देखिए, हेस लॉ। हेस लॉ ने कहा कि बाई द वे अगर कोई रिएक्शन ए से बी हो रहा हो और उसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मान लो y किलो कैलोरी मोल, और वही रिएक्शन ए से बी हुआ, उसमें मान लो A1 लगा प्लस A1 किलो कैलोरी, ये हाँ किलो कैलोरी, फिर उसके बाद ये रिएक्शन Q हुआ, इसमें मान लो ये माइनस A2 किलो कैलोरी लगा, फिर यही रिएक्शन R में बदल गया और ये मान के चलो कि प्लस A3 किलो कैलोरी लगा, राइट? और फिर तब जाके ये B बनाया एंड दैट इज कॉल्ड माइनस A4 किलो कैलोरी। तो पहले पढ़ा तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, कौन सा लॉ?
एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन y किलो कैलोरी की वैल्यू बराबर होगी, जोड़ते चलिए, प्लस A1 प्लस माइनस A2 एंड प्लस बोलो प्लस A3 प्लस A3 बोलो प्लस एंड माइनस A4, राइट? इसके बराबर है। समझ में आया कुछ? नहीं आया समझ? एक मिनट। सपोज यार मेरे हाथ को कर देखो, B से A का जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है वो x1 किलो कैलोरी है और B से Q उसके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन x2 किलो कैलोरी है, नो प्रॉब्लम सर। और R से Q ध्यान से सुनियो, एंड दैट इज माइनस x3 किलो कैलोरी है और फिर R से B प्लस x4 किलो कैलोरी है। तो व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर A to B कितना होगा? तो क्या करेंगे आप? हाँ, आगे काम करेंगे। ये A से B पहुंचना है आपको, पहले तो इसको रिवर्स कीजिए। ये लेफ्ट साइड है क्या राइट साइड है? लेफ्ट साइड है। यस सर। और इसमें किधर है? राइट साइड क्या करोगे? रिवर्स। किसके नियम के अकॉर्डिंग? लेप्लास। बोलो यार। यस सर। नहीं ऐसा समझ। तो रिवर्स कर दिया तुमने तो ये हमारा A इधर आ गया और B इधर आ गया, तो ये वैल्यू कितना हो गया? माइनस x1। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। अब आ जाओ बेटा, उसके बाद P से Q सही है? यस सर। कितना दिया हुआ है? प्लस x2। उसके बाद आएगा R से Q से R है, बोलो रिवर्स। तो Q से R गलत है ना, रिवर्स करेंगे बोलो। यस सर। नहीं आया समझ में यार? प्लस ये प्लस क्या हो जाएगा? आ गया? यस सर। और फिर R से B कितना दिया हुआ? प्लस x4 P से P कैंसिल? अरे बोलो ना। A से B आया नहीं आया? आया तो यही पूछ रहा हूं ना मैं। अरे बोलो। यस सर। माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 किलो कैलोरी इज द कंसेप्शन में। यस सर। टफ है। इसी नियम के आधार पे अब आप अपने घर जाइएगा, थोड़ा दिमाग मारिएगा, राइट? कल इसके बाद जो भी क्लास होगी वो आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की, उसके बाद मैं रेडॉक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? डन? थैंक यू वेरी मच।